नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त दिल्ली के पीतमपुरा पुष्पांजलि इनक्लेव में मौजूद था। साथ ही हमारे सुनील गोयल जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और संयोजक हैं सहकारिता प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश से। इनके निवास पे हम सीधा मौजूद है और सीधे इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर 27 सालों बाद भाजपा की सरकार आई है। अब क्या लगता है, अब जो मोदी जी का जो संकल्प है 100 दिनों का, तो क्या लगता है कितना वादा है पूरा हो पाएगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 27 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। परंतु खुश होने के साथ साथ सब लोग अपनी जिम्मेदारी को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो दिल्ली है ज़मीन से जुड़ा हुआ था। रेखा गुप्ता जी ज़मीन से जुड़ी हुई नेत्री हैं, हर पद पे रहते हुए यहाँ तक पहुँची हैं। उनका अनुभव एक एक कार्यकर्ता को जोश और खरोश से भरकर काम करने की प्रेरणा देता है। अच्छा, मुख्यमंत्री जैसे महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, आगे की जो उनकी दिल्ली की जो कार्य प्रणाली है वो किस तरह की रहेगी आगे? देखिए, रेखा गुप्ता जी जब जिला अध्यक्ष थी तब मैं उनके साथ मैंने काम करा है और उनके कार्य प्रणाली को देखी है। रेखा गुप्ता जी इतनी जीनियस हैं, एक एक व्यक्ति एक एक कार्यकर्ता को जानती हैं, पहचानती हैं, नाम से जानती हैं। साथ में उनको उस कार्यकर्ता की कार्यक्षमता को भी पता है। उन्हें ये भी पता है किस कार्यकर्ता को क्या काम देना है, क्या कार्यकर्ता क्या काम कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी भी गुटबाजी और किसी भी इस तरह की बातों में नहीं पड़ती कि जैसे राजनीति में चलता है ये व्यक्ति उसका है, ये व्यक्ति मेरा है। इस तरह के भाव कभी भी रेखा गुप्ता जी के नहीं रहे। रेखा गुप्ता इस सबको साथ लेके चलती है और छोटे से छोटे कार्यकर्ता का बहुत मान सम्मान करती है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर दिल्ली के अंदर चार तरफा विकास होगा और दिल्ली नई राह देखेगी। लगातार सर मुख्यमंत्री के साथ जो उनकी कैबिनेट बनी है वो लगातार प्रदूषण को लेके, यमुना को लेकर लगातार वो कदम उठा रहे हैं। इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, यमुना जी के लिए सभी लोग बहुत सीरियस हैं। पिछले दिनों केजरीवाल जी ने जो यमुना के साथ करा वो बहुत गलत करा। दुनिया भर का फंड जो आया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया और दिल्ली सरकार का था, उसको और दूसरे कामों में खर्च करा। इस बात से सभी लोग बहुत दुखी हैं और दिल्ली की जनता ने इस बात की उन्हें बहुत बड़ी सज़ा भी दी है। आने वाले समय में आप देखेंगे और अभी वर्तमान में भी देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस होकर यमुना जी पे काम कर रही है। और आने वाले दिनों में बहुत दिन दूर नहीं है वो दिन जब यमुना जी के किनारे पर आप देखेंगे लोगों को सैर करते हुए, उस पार्क के अंदर लोगों को बैठते हुए और वहाँ पर जहाज चलते हुए। सर लगातार आप सहकारिता प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी पे काम कर रहे हैं। हर महीने आप मीटिंग्स करते हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। तो किस तरह अपने सहकारिता प्रकोष्ठ को मजबूत कर रहे हैं और आने वाले समय में किस तरह, क्या भविष्य है सहकारिता प्रकोष्ठ को लेकर? देखिए, सहकारिता प्रकोष्ठ एक बहुत बड़ा काम करने का स्थान है। बहुत से लोगों को सहकारिता प्रकोष्ठ कोऑपरेटिव सेल के बारे में जानकारी कम होती है। कोऑपरेटिव सेल के अंदर हमारी सभी टीसी सोसाइटीज़ आती हैं, जो दिल्ली में करीबन 2500 सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड हैं आरसीएस ऑफिस के अंदर, और 800-900 आज की डेट में बहुत अच्छी तरह काम कर रही हैं। सहकारिता प्रकोष्ठ में सभी कोऑपरेटिव जितने भी रेजिडेंस है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो सब आती हैं, जो आज की डेट में 2500 कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं दिल्ली के अंदर, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में इसमें लोग रहते हैं। इन सब लोगों के फ्लैट्स की देखभाल करना जो भी होती है वो सब सहकारिता प्रकोष्ठ के अंदर में आती है। जितने सहकारी बैंक हैं वो सब 16 सहकारिता बैंक आज की तारीख में दिल्ली के अंदर है, वो सब सहकारिता प्रकोष्ठ में आते हैं। सहकारिता प्रकोष्ठ बहुत बड़ा काम है। पिछली सरकारों ने सहकारिता प्रकोष्ठ, सहकारिता पे जरा भी ध्यान नहीं दिया। उन्हें जानकारी का अभाव था। आप पार्टी के अंदर तो आपको पता ही है जिस तरह के लोग थे, जिस तरह के मंत्री थे, ज़मीन से जुड़े हुए नहीं थे, राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे। उन लोगों को कोई चीज़ का पता नहीं था। उन्हें सिर्फ पैसे कमाना था, बेईमानी करनी थी, इसके अलावा उनका कोई ध्येय नहीं था। अब सहकारिता प्रकोष्ठ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस बात का बहुत ज्वलंत उदाहरण है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को सहकारिता मंत्री का भार हमारे प्रधानमंत्री जी ने सौंपा, और अब दिल्ली सरकार के अंदर रेखा गुप्ता जी ने रवि इंद्राज सिंह जी को सहकारिता मंत्री बनाया। रवि इंद्राज सिंह जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं,
जवान हैं, नवयुवक हैं, उनकी सोच बहुत दूर तक जाती है। मैं उनसे अभी 2-3 बार मिल चुका हूँ और मिल के मुझे उनसे बड़ी प्रसन्नता हुई है। वह सहकारिता को बहुत नज़दीक से जानते हैं, उन्हें पता है सहकारिता के अंदर कितना काम है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि मंत्री बनने के तीसरे दिन ही वो आरसीएस ऑफिस का एक राउंड लगा के आए और वहाँ पर सारी चीज़ देखी उन्होंने। हमने जो उनको आरसीएस ऑफिस की कंप्लेंट करी थी, उन्होंने उस सबको जाके देखा और उन्होंने माना कि बहुत कुछ आरसीएस ऑफिस में ठीक होना है। ये इस बात की गंभीरता को दिखाता है कि सहकारिता में कितना काम हो रहा है। जहाँ तक सहकारिता प्रकोष्ठ की बात है, सहकारिता प्रकोष्ठ हर महीने अपनी एक बैठक करता है जिसमें सभी प्रदेश के सह संयोजक और जिला संयोजक आते हैं। चुनाव के दौरान 150 बैठकें सहकारिता प्रकोष्ठ ने पूरी दिल्ली में करी, जो हमें हमारे आदरणीय एमपी साहब श्री प्रवीण खंडेलवाल जी के नेतृत्व में कार्यभार सौंपा गया था। हमने कई बड़ी बैठक करी, जिसके अंदर एक राजघाट में बड़ी बैठक थी जिसमें 700-800 लोगों ने भाग लिया, जिसमें गोवा के चीफ मिनिस्टर और हरियाणा के सहकारिता मंत्री ने भी भाग लिया था। इसी तरह चुनाव के अंदर सहकारिता प्रकोष्ठ के हर सह संयोजक ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत काम करा और सहकारिता में आने वाले समय के अंदर हम बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी से और सहकारिता मंत्री जी से मिलकर उन्हें दिल्ली में जहाँ जहाँ सहकारिता के लोग हैं, जो सहकारिता में काम करते हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के नहीं है, जहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिनके काम करने का तरीका बिल्कुल गलत है और जिन्हें इस भाव से काम नहीं करते कि सहकारिता के अंदर आखिरी छोर तक पहुँचे हुए व्यक्ति को लाभ पहुँचे, जो सहकारिता का मुख्य उद्देश्य होता है। इन सभी बातों को लेकर हम बहुत जल्द पूरे सहकारिता प्रकोष्ठ के व्यक्ति सभी लोग मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री से मिलने वाले हैं। सर आपसे एक सवाल और है, जैसे वर्तमान में अभी जो चुनाव अधिकारियों की जो घोषणा हुई, तो ये अचानक एकदम ये कैसे हुआ सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अचानक कुछ नहीं होता, ये सब एज यूजुअल है। बहुत से जिला अध्यक्ष चुनाव जीतकर निगम पार्षद विधायक बन गए हैं, बहुत से निगम पार्षद विधायक बन गए हैं। तो वर्तमान में ऐसी जरूरत समझी गई कि एक बार संगठन के अंदर पुनर्गठन का काम हो। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सभी लोगों को नए नए दायित्व दिए जाएं, जो जैसे जहाँ पर कार्य अच्छी तरह कर सकता है उसे वहाँ पर भेजा जाए। इसी भाव को रखते हुए इन सब अधिकारियों की नियुक्ति हुई है और बहुत जल्द नया संगठन आप दिल्ली प्रदेश में देखने को मिलेगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमारे सभी बड़े नेताओं की बहुत दूरदृष्टि से काम करते हैं। इस बात से आप भली भांति परिचित हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाना है, जो ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक छोटे से छोटे स्तर का कार्यकर्ता भी बड़ी से बड़ी पोस्ट पर पहुंच सकता है। बिल्कुल। सर आपसे एक सवाल और कर लेते हैं। अभी जैसे औरंगजेब की जो कब्र की घटना को लेकर लगातार आप देख रहे हैं, नागपुर की जो हिंसा हुई है सर, एक तनावपूर्ण घटना है, इसको लेकर कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल बेहुदा और बेकार की बात है। जिस व्यक्ति का भारतवर्ष के अंदर कोई योगदान नहीं है, बल्कि कहना चाहिए भारतवर्ष को ख़राब करने में जिसका योगदान है, उस व्यक्ति का जिक्र होना भी भारतीय संस्कृति के अंदर दंडनीय अपराध होना चाहिए। और औरंगजेब के बारे में तो इतनी क्रूरता है से जिक्र किया गया है कि जो हिंदुओं पर ही नहीं, उन्होंने और सभी लोगों पर बहुत जुल्म करे। उनके अपने भाई के ऊपर, अपने पिता पे जिस तरह की जो कहानियाँ हैं, वो सुनने में और कहने में भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे व्यक्ति का कोई महिमा मंडन करता है तो मेरे ख्याल से तो देश द्रोह करता है। कानून शायद उस पर कोई बात ना कहे, कोई आरोप ना लगाए, पर एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं बहुत दुखी होता हूँ जब भी इस तरह की घटनाएं करती है। ये धर्म से अलग हटकर है। बात ये हिंदू और मुस्लिम धर्म की नहीं है, बात ये एक व्यक्ति के चरित्र की है। उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है? उस व्यक्ति का चरित्र ऐसा है जिस व्यक्ति ने अपने पिता और अपने भाई को मारकर गद्दी प्राप्त करी, जिस व्यक्ति से उसका अपने बेटे ने उसको मार के गद्दी प्राप्त करी, जिस व्यक्ति ने एक धर्म विशेष के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया और प्रताड़ित भी इस हद तक करा कि घृणा जिस व्यक्ति से हो जाए उसके बारे में सुन के। अगर ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करा जाए, ऐसे व्यक्ति का पुतला जलाने पर दंगे करे जाए, तो ये बहुत अशोभनीय है। ऐसा किसी भी भारतीय नागरिक को नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी जाति धर्म से विशेष हो। सर एक सवाल और है मेरा, जैसे दिल्ली में जगह जगह जो नाम बदले जा रहे हैं, नजफगढ़ को लेके जो नाहरगढ़, मोहम्मदपुर गांव है जो दिल्ली का माना हुआ गांव है, उसका भी नाम बदला जा रहा है सर, माधवपुर, तो इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, भारतवर्ष के इतिहास में मुग़लों का जो जब भी शासन रहा, उन्होंने आकर यहाँ पर जितनी आतताई करी, सभी लोग उसके गवाह हैं। ऐसे लोगों के नामों पर नाम रखना कांग्रेस सरकार का
एक विशेष वर्ग के प्रति तुष्टीकरण था और उस तुष्टीकरण की वजह से हिंदू धर्म के लोगों को कहा जाए या इतिहासकारों को, जो सच्चे इतिहासकार हैं, उन्हें बहुत दुख पहुंचता है। जब इस तरह की बातें सामने आती है तो वो इतिहासकार सरकार के सामने सही पक्ष रखते हैं और उन सब नामों को बदलने की चर्चा करते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे सभी नाम जो भारत को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे हैं, उन लोगों के नामों पे ही सभी रोडों के नाम होने चाहिए। जिन्होंने भारतवर्ष में आकर भारत को लूटा है, उनके नामों पर कोई भी उनकी पहचान का भी कोई निशान यहाँ पर नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, आपने समय दिया सुनील जी। बहुत-बहुत स्टार न्यूज़ के सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ सुनील गोयल जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।